10 जनवरी 1966, ताशकंद। स्वतंत्रता संग्राम और उसके बाद राष्ट्र निर्माण के अलग अलग मोर्चों पर काम करते करते शरीर जर्जर हो चुका था। पर वो तो एक गांधीवादी थे, और गांधीवाद शरीर से कहीं अधिक महत्व उस शरीर में छुपी आत्मा को देता है। आज हर भारतीय को उन पर गर्व था, अपने हिंदुस्तानी होने पर नाज था। लेकिन अभी जनमानस के हृदय से निकली उनके जय ध्वनि की गूंज थमी भी न थी कि भारत मां के उस महान सपूत के दिल की धड़कन रुक गई। समूचा देश स्तब्ध रह गया, खुशियां मातम में बदल गईं। सत्ताईस मई 1964 स्वाधीनता संग्राम के सिपहसालार और आधुनिक भारत के निर्माता पंडित जवाहरलाल नेहरू का निधन हो गया। देश गहरे विषाद में डूब गया। एक ना भरने वाला खालीपन महसूस होने लगा। सभी के मन में एक ही सवाल था, कौन बनेंगे नए प्रधानमंत्री? कौन करेंगे इस महान सभ्यता का नेतृत्व? कौन दिखाएंगे इस देश को नई मंजिलों के रास्ते? प्रधानमंत्रित्व का गुरुभार एक ऐसे इंसान को सौंपा गया जो समूचे देश में एक सच्चे गांधीवादी के रूप में जाने जाते थे। उस वक्त जरूर देश के सामने बहुत बड़ा सवाल था कि इतने महान व्यक्तित्व के न रहने पर क्या होगा इस देश का। लेकिन ये भारत की विशेषता है कि शास्त्री जी जैसे व्यक्ति जो कद में छोटे से थे लेकिन दृढ़ता में बहुत ऊंचे थे। इधर सौम्यता की शैली उनकी, गांधीवादी ढंग से उनकी जीवन पद्धति, इस सब का एक देश पर असर हुआ और चंद दिनों में ही देश को विश्वास हो गया कि इनके नेतृत्व में देश ठीक से चलेगा। तो ये उनको इस बात का एहसास था। जब मुझसे पूछा गया कि इस कमी को दूर कैसे करेंगे, तो उन्होंने कहा कि पंडित जी ने अपने व्यक्तित्व की वजह से, टावरिंग पर्सनैलिटी की वजह से, उन्होंने इस पद को शक्ति प्रदान की और मैं प्रयास करूंगा इस पद से शक्ति प्राप्त करने की, जिससे कि मैं देश की सेवा कर सकूं। गांधीवादी कौन है? स्वतंत्र भारत में उन आदर्शों का क्या महत्व है? 2 अक्टूबर 1904 के दिन काशी के पास मुगल सराय में जन्मे लाल बहादुर का पूरा व्यक्तित्व ही गांधीवाद का जीता जागता स्वरूप था। उनकी सादगी और उनका जो जीवन का ढंग था वो सब तो देश के सामने था और लोगों को देख के बड़ी खुशी होती थी। पहली बात तो धोती पहनते थे, ये आम आदमी को उससे बड़ा भरोसा हो जाता था कि हमारे जैसे है। तो शायद ईश्वर भी यही चाहते थे, क्योंकि गांधी जी का जन्म और लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म 2 अक्टूबर को ही हुआ और कुछ अभी फिर से इत्तेफाक की बात है कि दोनों महापुरुषों का निधन भी जनवरी के महीने में हुआ। लेकिन शास्त्री जी ने हमेशा अपने आप को गांधी जी का डिसाइपल माना, उनके वो अनुयायी थे और गांधीवाद उनके जीवन का एक हिस्सा था। पिता की छत्रछाया बचपन में ही छिन गई थी। विधवा मां के साथ ननिहाल चले गए, वहीं पर परवरिश हुई। परोक्ष रूप में ही सही, बापू और उनके आदर्शों ने जीने की राह दिखाई। आर्थिक तंगी ने आत्मसम्मान को और गहरा दिया था, सो माझी या सहपाठियों से उधार मांगने की बजाय विशाल गंगा नदी को तैरकर विद्यालय तक पहुंचना ही ठीक समझते थे। शास्त्री जी बचपन से ही कभी अपने आत्मसम्मान के साथ समझौता नहीं करना चाहते थे। जहाँ तक होता तो प्रयास करते थे कि वो अपने काम खुद कर लें, किसी से किसी प्रकार का कोई एहसान ना लेना पड़े, और स्वाभिमानी थे। इसी का हमने रिफ्लेक्शन देखा जब वो भारत के प्रधानमंत्री बने कि
जब अमेरिका ने ये धमकी दी कि आपने अगर लड़ाई बंद नहीं की पाकिस्तान के खिलाफ तो हम आपको गेहूं देना बंद कर देंगे, क्योंकि गेहूं आयात होता था उस समय। लेकिन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने उस समय देशवासियों का आह्वान किया कि हम हफ्ते में एक समय भोजन नहीं करेंगे, लेकिन हम अमेरिका के सामने खाने के लिए हाथ नहीं फैलाएंगे। काशी विद्यापीठ से शास्त्री की उपाधि लेकर निकले। 1921 में जब स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े तो निष्ठा और दृढ़ता के प्रमाण मिलते चले गए। असहयोग आंदोलन, नमक सत्याग्रह, भारत छोड़ो आंदोलन, गांधी बाबा के सिपाही को जेल जाना तीर्थ यात्रा सा लगता था। 17 वर्ष की आयु से स्वाधीनता तक लगभग 9 साल जेल में काटे। गांधी जी के एक आह्वान पर उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ी और फ्रीडम स्ट्रगल में जुड़ गए। कई बार जेल गए, वर्षों तक वो जेल में रहे, लेकिन उन्होंने इस दौरान अपने व्यक्तित्व को बड़ा ही सरल बना के रखा। रहीमन हीरा कब कहे लाख टका मेरो मोल। 1952 के पहले आम चुनाव में पार्टी के चुनाव प्रबंधक का दायित्व स्वयं पंडित नेहरू ने सौंप दिया। पार्टी कार्य में उनकी निष्ठा से प्रभावित होकर नेहरू ने लाल बहादुर शास्त्री को रेल मंत्री नियुक्त किया। विभाजन से अस्त व्यस्त हुई रेल व्यवस्था को ठीक करने में भी इसी कर्मनिष्ठा का प्रमाण मिला। परंतु 1953 में घटी एक रेल दुर्घटना की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए शास्त्री जी ने मंत्रालय से इस्तीफा दे दिया। उस जमाने में भी एक नया मानक स्थापित करने का उनका कदम रहा है। हालांकि कोई इस्तीफा देने की आवश्यकता थी नहीं, पर उन्होंने वो इस्तीफा देकर राजनीति में नए मूल्यों की स्थापना की। संसदीय लोकतंत्र में व्यक्तिगत मूल्यों की एक नई मिसाल कायम हो गई। पंडित नेहरू ने कहा, न सिर्फ सरकार में बल्कि उसके बाहर भी उनको अपने साथी के रूप में पाना मेरे लिए खुशकिस्मती और गर्व की बात है। उनसे बेहतर सहयोगी की अपेक्षा ही नहीं की जा सकती। वे एक सत्यनिष्ठ, वफादार और आदर्शवादी व्यक्ति हैं, विवेक के धनी और कर्मपरायण। नेहरू जी के मंत्रिमंडल में कई विशिष्ट पदों पर अपनी छाप छोड़ते हुए वे गृह मंत्री नियुक्त हुए। तमाम मतभेदों को समन्वय के सिद्धांत से सुलझाना उनकी विशेषता थी। और यही कारण है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने शास्त्री जी को जब भी कहीं कोई प्रॉब्लम हुई, शास्त्री जी को चुना एज अ ट्रबल शूटर। उस समय बहुत बड़ी समस्या निर्मित हुई थी कश्मीर में, जब हजरत बल का वो रेलिक खो गया था, तो शास्त्री जी को वहाँ पंडित जी ने भेजा। असम में प्रॉब्लम हुई, वहाँ पे शास्त्री जी को भेजा। तमिलनाडु में भाषा की प्रॉब्लम हुई, वहाँ शास्त्री जी गए, और केरल गए। उनकी जो विनम्रता, मृदुता थी, उससे वो तथाकथित विरोधियों को भी जीत लेते थे। 2 जून 1964 पंडित नेहरू के निधन के 6 दिन बाद स्वयं पंडित नेहरू के चहेते छोटी कदकाठी के उस गांधीवादी को सर्वसम्मति से कांग्रेस संसदीय दल का नेता चुन लिया गया। 9 जून 1964 लाल बहादुर शास्त्री ने भारत के दूसरे प्रधानमंत्री का पदभार संभाला। उनकी सुलझी हुई कार्यशैली और भारत की मिट्टी के साथ उनका जुड़ाव सभी को प्रभावित करता चला गया। कुल 4 शब्दों में उस मृदुभाषी व्यक्ति ने देश को एक नारा दिया, जय जवान जय किसान। उन्होंने उस समय इस बात का एहसास कर लिया था, देश के अंदर हमें अपने जो भंडार है अनाज के, उन्हें पूरा भर देना है, और एक जो भारत के गौरव और गरिमा को देश विश्व में खड़ा कर देना है, वो अगर संभव है तो जवानों और किसानों की जय जयकार करने से ही है। लेकिन सरहद के उस पार की तत्कालीन फौजी हुकूमत को गलतफहमी थी कि लाल बहादुर शास्त्री की कदकाठी उनकी दुर्बलता की परिचायक है। उन्होंने सरहद पर उपद्रव शुरू किया। Lal Bahadur Shastri, Prime Minister of India, speaking on Independence Day in 1965.
कि हम हथियारों का जवाब हथियारों से दें। 5 सितंबर 1965 पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ खुली जंग का ऐलान कर दिया। जवाब में भारतीय सेना पंजाब से सीमा पार कर गई। जंग की इस घड़ी में एक बार फिर लाल बहादुर शास्त्री ने देश और सेना को अभूतपूर्व नेतृत्व दिया। The defense people could not have a better prime minister during operations. He consulted you at every step. He gave his own opinions. He laid down the criteria and the parameters for operations. And after that, he actually allowed us to do what was agreed by him in the overall sense. जब तक संयुक्त राष्ट्र की पहल पर युद्ध विराम हुआ, तब तक भारत की सेना पाकिस्तानी सेना पर हावी हो चुकी थी। He was not a man to come under pressure. When these things happen, there is a lot of international pressure. And if you come under that, then you cave in. He didn't. But somehow I think he ultimately decided, probably for the good of both countries, to accept the ceasefire. सोवियत रूस ने मध्यस्थता की पहल की। सोवियत प्रधानमंत्री आंद्रेई कोसिजिन के निमंत्रण पर पाकिस्तानी जनरल अयूब खान और हमारे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ताशकंद पहुंचे। जिन आदर्शों के नैतिक बल का मजा वो पाकिस्तान को चखा चुके थे, आज उन्हीं आदर्शों की उदारता से उन्होंने समझौते के कागजात पर दस्तखत कर दिए। उन्होंने कहा भी था दिल्ली हवाई अड्डे पर ताशकंद जाने से पहले कि अयूब खान इतने लंबे चौड़े हैं, जर्नल हैं, 6 फीट से ज़्यादा उनका कद है, आप केवल 5 फीट 2 इंच हैं, आप उनसे किस तरह से बातचीत करेंगे? तो शास्त्री जी ने कहा कि वो सर झुका कर बात करेंगे, मैं सर उठा कर बात करूंगा। लेकिन अभी समझौते के दस्तावेज पर स्याही सूखी भी न थी कि उसी रात शास्त्री जी को दिल का दौरा पड़ा और उनकी मृत्यु हो गई। गांधी जी ने कहा था कि शत्रु का दिल जीतना ही वास्तविक जीत है। सुदूर ताशकंद में जब स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री को कोसिजिन के साथ साथ खुद जनरल अयूब खान ने कंधा दिया, तो लगा जैसे शास्त्री जी बापू के फलसफे को चरितार्थ कर दुनिया से रुखसत हो गए हैं। सबसे बड़ी बात ये थी कि पाकिस्तान के राष्ट्रपति के रूप में वे लाल बहादुर शास्त्री के निधन के बाद उनके शव के वो पॉल बेरर बने, और इससे बड़ा सम्मान मैं समझता हूँ शास्त्री जी को नहीं दे सकते थे। लाल बहादुर शास्त्री केवल 18 महीनों तक भारत के प्रधानमंत्री रहे, लेकिन अपने प्रधानमंत्रित्व के छोटे से कार्यकाल में शास्त्री जी ने भारत के हर नागरिक के कानों में आत्मसम्मान और आत्मबल का मंत्र फूंक दिया था। अपने व्यक्तित्व से उन्होंने निष्काम कर्म और पुरुषार्थ की वो मिसाल कायम की कि उनकी गिनती भारतीय इतिहास के सर्वोच्च महापुरुषों में होती है। जय जवान, जय किसान।